गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसके प्रमुख कारण हैं स्पेशली इंडिया में, और आपको इसके लिए क्या करना है, क्या इलाज है, क्या बचाव है, क्या खतरनाक संकेत होते हैं जिनको जान के आपको हॉस्पिटल, आपके नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाना है, ये हम लोग जानने वाले हैं। फूड पॉइजनिंग इंडिया में बात करें तो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली बरसात के दिनों में, जैसा कि अभी चल रहा है जुलाई अगस्त का महीना, और समर के मौसम में। ये दो मौसम में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होती है। अब फूड पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि आपके खाने में कोई माइक्रोब्स आ गया है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंगस आ गया है गलत खाने की वजह से, या खाने का स्टोरेज सही से ना होने के कारण। तो उससे क्या होगा कि दस्त का लगना या उल्टी का लगना, उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, बुखार आ जाना, ये सारे फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। मतलब आपने कुछ खाना खाया, उसके बाद आपको एकदम से दस्त, मरोड़, उल्टी ये सब चालू हो गई, बुखार आ गया, तो ऐसा फूड पॉइजनिंग बोला जाएगा। अब फूड पॉइजनिंग का क्या प्रमुख कारण होता है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो फूड पॉइजनिंग का जो सबसे कॉमन कारण है वो है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। आपके खाने में बैक्टीरिया था, वो आपकी पेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, उसके कारण से ये मोस्टली होता है। और कुछ केसेस में वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, और फंगल का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मतलब हर तरह के माइक्रोब्स ये फूड पॉइजनिंग कराते हैं, पर ज़्यादातर बार कोई ना कोई बैक्टीरिया होता है। अब अगर कॉमन बैक्टीरिया की बात करें कि किन से फूड पॉइजनिंग होती है, तो स्टेफिलोकाकस ऑरियस है, एक बैसिलस सीरियस है, कैम्पाइलोबैक्टर है, ये कुछ मेडिकल की टर्म है, बेसिकली बैक्टीरिया का नाम है। क्लास्ट्रीडियम है, बार्टुलिनम है, इकोलाई, सिगेला, साल्मोना, विब्रियो कालरी, तो कालरा है, साल्मोना से टाइफी होता है, इकोलाई वगैरह हो गए। तो ये बैक्टीरिया प्रमुख है। मतलब अगर इस तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा तो उस केस में एंटीबायोटिक दी जाती है, बैक्टीरिया मारने की दवा, और थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। हालांकि किस बैक्टीरिया से हुई है ये इतनी आसानी से, मतलब जांच से पता नहीं चलता है, और ना ही हर बार लक्षणों से। ये जरूर रहता है कि खाना खाने के बाद जो आपका लक्षण आया है, कितनी देर बाद आया है, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है। क्योंकि होता है क्या है कि कुछ बैक्टीरिया आंत के अंदर जाते हैं, फिर लक्षण प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे केसेस में 2-3 दिन बाद लक्षण आता है फूड पॉइजनिंग का। आपने खाना खाया आज और 3 दिन बाद लक्षण आया तो समझ में आ जाता है कि ये वाला बैक्टीरिया होगा, अंदर गया, फिर वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन किया। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, खाने में ही ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पे टॉक्सिन्स बना लेते हैं। जैसे आपने खाया तो आधे घंटे, 1 घंटे बाद ही लक्षण आ गया, क्योंकि पहले से ही टॉक्सिन्स बने हुए थे। तो ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफिलोकाकस वगैरह। कहने का मतलब है कि मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। वायरस की बात करें तो नोरा वायरस, रोटा वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस, ये प्रमुख है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। प्रोटोजोआ में जियार्डिया है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ये प्रमुख हैं जिनके कारण ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब ज़्यादातर बार जब हम लोग इसके लिए एंटीबायोटिक लिखते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स लिखते हैं, तो हमेशा ये समझें कि बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होगी तो काम बनेगा, लेकिन अगर वायरस के कारण होगी तो ये एंटीबायोटिक का फिर वहाँ पे कोई रोल नहीं रह जाएगा। बताने का मकसद है कि एक ही तरह की दवा हर तरह के फूड पॉइजनिंग में काम नहीं आती है। ठीक है, क्यों होता है अब इस पे समझते हैं कि जैसे फूड पॉइजनिंग है तो किसी को क्यों हो गया। तो ये तो हमने समझ लिया कि खाना खाने से होती है, खाना खाने से कोई माइक्रोब्स आ जाता है, लेकिन आता इसलिए है पुअर हाइजीन की वजह से, साफ सफाई ना होने की वजह से, या आपका जो पानी है दूषित है, कंटामिनेशन है ये बैक्टीरिया वायरस से। पानी भी हो सकता है दूषित, खाना भी हो सकता है, या पुअर सैनिटेशन है, मतलब साफ़ सफाई नहीं है आपके घर के आसपास या टॉयलेट में, किचन में, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया वायरस वहाँ से आपके खाने में आ सकता है। फीकल कंटामिनेशन है, स्टूल वगैरह आसपास अगर साफ़ सफाई नहीं है तो उससे खाने में आ सकता है। जब बाहर के मोस्टली लोग खाते हैं तो यही सारी वजह हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ आप समझें कि अंडर कुक्ड फूड, स्पेशली जो मीट वगैरह होता है, अगर आपने अच्छे से नहीं पकाया तो उससे फिर इन्फेक्शन ये आ सकता है। या कई बार हम लोग जो कच्चे खाने खाते हैं बिना पकाए हुए, स्पेशली फलों की बात करें, सलाद की बात करें, कुछ सब्जियों की बात करें, तो उस केसेस में अगर आपने अच्छे से नहीं पकाया है, कच्चा खाया है, और उसको अच्छे से वॉश भी नहीं किया है, धुला भी नहीं है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन आने के एक चांस रहते हैं। और अच्छे से खाने का ना धोना हो या लंबे समय तक खाने को स्टोर करना हो, स्पेशली रूम टेम्परेचर पे, जैसे आपने सुबह बनाया रख दिया, अब ये बरसात के मौसम में या गर्मियों के मौसम में घर का ही टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। इसलिए खाना बना के ताज़ा खाना खाना चाहिए।
थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको तुरंत आप फ्रिज में रखें और बहुत लंबे समय तक ना रखें। जो भी खाना है सेम डे खा लें तो बेहतर रहता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये फूड पॉइजनिंग की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादातर बार क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मतलब कि 18 से लेके 60-65 साल के बीच में जो भी लोग होते हैं, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रहती है। थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन आया भी तो शरीर उससे लड़ लेता है, कोई खास सिम्टम्स नहीं आते। और पेट के अंदर एसिड भी होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करता है। लेकिन ऐसे लोग जैसे जिनकी उम्र कम है, छोटे बच्चे, 5 साल से कम के बच्चे हों, या गर्भवती महिलाएं हों, या 65 साल से ज़्यादा के लोग हों, ऐसे लोगों में ये फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों में ही ज़्यादा सावधानी रखना है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण आए तो ऐसे लोगों में डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी बिगड़ सकती है। इसके अलावा अगर किसी की इम्यूनिटी लो हो, मतलब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि क्रोनिक बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, स्टेरॉइड काफ़ी दिनों से चल रही है, कोई ऑटो इम्यून बीमारी वगैरह है, तो बीपी, शुगर, मोटापा, इस तरह की अगर कंडीशन, इम्यूनिटी लो है तो भी ये होने का खतरा है। अब बात करते हैं जांच की, तो ज़्यादातर बार जो हल्के केसेस रहते हैं फूड पॉइजनिंग के, कि किसी के पेट में दर्द हुआ, 1-2 बार उल्टी हुई, तो ऐसे केसेस में जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट तक कराया जाता है मोस्टली जब पेट में बहुत तेज़ दर्द हो, या आपका जो उल्टी दस्त है नहीं बंद हो रहा है, 3 दिन से ज़्यादा समय हो गए हैं, स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, उस केसेस में कुछ टेस्ट कराने हैं। एक तो खून में जाँच करानी है, स्टूल में जाँच करानी है, और सोनोग्राफी वगैरह कराई जा सकती है, स्पेशली इसकी सीवियरिटी जानने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि पेट के अंदर, आंत के अंदर कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है जिस कारण से ये दर्द मरोड़ हो रहा है। अब आ जाते हैं कि फूड पॉइजनिंग का इलाज क्या है, क्या करना चाहिए अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया। तो जो वयस्क लोग हैं, हल्के केसेस में कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, होम ट्रीटमेंट से उनका काम चल जाता है। होम ट्रीटमेंट में बेसिकली खाने पे ध्यान दिया जाता है कि आपके खाने की चॉइस इन दिनों में जब फूड पॉइजनिंग हो गई है तो 2-3 दिन आपकी अगर सही रहेगी तो अपने आप आपकी जो आंत है, पेट है, वो अपने आप को हील कर लेगा। बेसिकली उस समय इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, वो धीरे धीरे शरीर एडजस्ट कर जाता है। मेन चीज़ होती है इस तरह के केसेस में डिहाइड्रेशन, उसको ठीक करना, हाइड्रेशन मेंटेन करना। हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि उल्टी और दस्त दोनों से शरीर से बाहर पानी निकलता है, और पानी का निकलना सबसे खतरनाक बात होती है। तो उसके लिए आपको शरीर में पानी की सप्लाई देते रहना है, जितना भी फ्लूइड हो उसको रिप्लेस करना रहता है। तो इसके लिए क्लीन जो वाटर होता है उसको बॉयल करके पिएं, या आरओ का वाटर पिएं। इसके साथ में पानी में ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक और शक्कर डाल के पी सकते हैं। होता क्या है कि डायरिया में या वोमिटिंग में पानी तो जाता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट चला जाता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये बाहर चला जाता है। तो इसको रिप्लेस करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का शरीर में कम हो जाना एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि उससे नर्व का कंडक्शन प्रभावित होता है। आपके अंदर जो शरीर में पानी की मात्रा है, या हार्ट वगैरह, हार्ट की रिदम है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। तो वो चीज़ें आपको लेनी रहेंगी, या ORS ले सकते हैं, या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फ्रेश जूस अपने से बना के। ध्यान रखें कि जो मार्केट में डिब्बा बंद वाला रहता है वो नहीं लेना, उससे हो सकता है और मामला बिगड़ जाए। इसके अलावा नींबू पानी पी सकते हैं। तो हल्के केस चाहे बड़ों में हो, बुजुर्गों में हो, वयस्क में हो, इस तरीके से मेन तो है कि आप डिहाइड्रेशन को मेंटेन करें, शरीर में जो पानी जा रहा है उसको बराबर करते रहें। क्या होता है, कई बार लोग उल्टी दस्त में खाना खाना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि खाना खाने से बोलते हैं कि मुझे और दस्त लगती है, जबकि ये नहीं करना है। दस्त तो इसलिए लग रही है कि आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन है, शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो अच्छी बात है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा दस्त ना हो, थोड़ा बहुत अगर दिन में 3-4 बार हो रही तो वो ठीक है, जल्दी आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। बस पानी का ज़रूर ध्यान रखें। अब डिहाइड्रेशन हो गया है, कैसे पहचान, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जैसे शरीर से पानी निकलेगा तो एक तो आपका जो मुंह है वो सूखने लगेगा, गला सूखने लगेगा, स्किन में भी फील कर सकते हैं कि थोड़ा स्किन ड्राई हो गई है, आंखें थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं पानी की कमी के कारण। इसके अलावा प्यास काफ़ी तेज़ लगती है। तो ये कुछ डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं जिसको देखा जा सकता है। थकान लगना, सुस्ती लगना, ये सब हो सकता है। और ऐसे लोग जिनको उल्टी भी आ रही साथ में, तो उल्टी की दवा आती है, उसको आप मेडिकल में जाके दिखा के डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। ओंडेनसिट्रान करके या मेटाक्लोप्रामाइड, ये उल्टी की दवा है, वो ले लें। कुछ लोगों की दस्त के लिए भी दवा दी जाती है, ज़्यादातर लोगों में नहीं दी जाती। अगर हल्की फुल्की दस्त है, ज़्यादा दस्त है,
तो एक दवा हम लोग बोलते हैं रेस्काडोट्रिल, ये एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन है बेसिकली। ये थोड़ी अच्छी दवा है। जो कॉमन दवाई है लोपिरामाइड टाइप की या डाइफिनॉक्सिलेट, ये बेसिकली आंत की मूवमेंट को कम करती है। तो ये कुछ केस में ही रिकमेंडेड है। मोस्टली रेस्काडोट्रिल टाइप की दवा लेना है। साथ में आजकल जो आंत होती है उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसका पाउच आता है, सैसे आता है, वो भी दिन में 2-3 बार लिया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा लेना, और साथ में ऐसा लगता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई और माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट में टिनिडाजॉल है या ओफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिफ्ट्रायाजॉन है, इस तरह की दवा जो होती है, मेट्रोनिडाजॉल है, ये अकेले या कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है। खाने की बात करें, खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो घर का खाना होना चाहिए, वो भी ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, क्योंकि आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन रहती है। तो अगर आप उसको ज़्यादा प्रोटीन देंगे, मतलब कि नॉन वेज देंगे या दूध, दही, तेल, मसाला देंगे, ज़्यादा फैट देंगे, तो उससे भी उसको दिक्कत आएगी। तो ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, जैसे कि एक तो चावल होता है, दही है, दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं अच्छे वाले, तो वो भी अच्छा होता है। दलिया है, खिचड़ी है, इसके अलावा केला है, दाल है, छाछ है, इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे 2-3 दिन में काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चावल हो गया, इसके अलावा दही हो गया, दलिया है, खिचड़ी है और केला है, बनाना, इनमें से कोई चीज़ लेंगे 2-3 दिन, आपको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। और ऐसे खाने अवॉइड करने हैं जैसे कि नॉन वेज है, चिकन, मटन है, तला भुना है, या दूध हो गया, पनीर हो गया, बहुत स्पाइसी फूड है, फास्ट फूड हो गया, बिस्किट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, पैक्ड आइटम है, नूडल्स है, चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की चीज़ें नहीं खाना है। मुंह फीका रहता है, लोग खाने की कोशिश करते हैं, उससे और भी आपका जो हीलिंग प्रोसेस है आंत के अंदर, पेट के अंदर, वो कम प्रभावित होगी। अब जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिहाइड्रेशन जो हो रहा है फूड पॉइजनिंग में, तो डेंजरस साइन क्या होते हैं वो बताइए। ये आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में ज़्यादातर लोग अपने घर पे इलाज लेते हैं। पर अगर किसी को बुखार आ रहा हो, स्पेशली 102 से ज़्यादा है, या डिहाइड्रेशन के साइन मिल रहे हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब पेशाब कम आ रहा है, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, आँखें सिकुड़ रही हैं, या दस्त के साथ में खून आ रहा है, दस्त 3 दिन से ज़्यादा समय से हो रहा है, दस्त के साथ अब शरीर काफ़ी तेज़, थकान लग रही है, चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है, खा नहीं पा रहे, तो आपको किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में, क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इस केस में आपके शरीर को अब फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि IV जाएगा, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा। तो सलाइन हो या RL हो, DNS, कोई भी इस तरीके का फ्लूइड आपको लगाएंगे। और साथ में एंटीबायोटिक, उल्टी की दवा, दस्त की दवा, एंटासिड, इस तरह की कोई चीज़ें दी जाएंगी ताकि ये इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये डेंजरस साइन स्पेशली ध्यान रखें। और छोटे बच्चों में ज़रूर, छोटे बच्चों में क्या होता है कि अगर उल्टी, दस्त होती है तो उनमें डिहाइड्रेशन के साइन जल्दी आ जाते हैं, तो उनको स्पेशली ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत रहती है बड़े लोगों के मुकाबले। क्या है, कैसे होती है, क्या लक्षण आते हैं, बचाव, इलाज, ये सारी बातें मैंने इम्पॉर्टेंट बातें आसान भाषा में बताने की कोशिश करी। उम्मीद है ये वीडियो आम पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहे फूड पॉइजनिंग को समझने के लिए। धन्यवाद।